What's up everyone? Welcome back to the channel. It feels so good to be back on YouTube. और हमारे इस 100 Days Commerce Pro सीरीज में हम अपना सारा ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद इन 100 डेज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और इस टॉपिक के बाद ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट हम लोग अब मेंटेन करके चलेंगे और पूरा डे 1 से लेके डे 100 तक की प्लेलिस्ट आपके पास आएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज पीपीएफ और कोशिश करते हैं कि चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी समझना कि व्हाट इज दिस पीपीएफ दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अच्छा, इसको हम 5 नामों से जानते हैं बच्चे। सबसे पहले आप लोग नोट कर लेना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो कुछ भी आए आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब यह है कि ये कर्व हमें यह दिखाता है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के। सर अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे? एज्यूम करो बेटा कि मैं किसान हूं, एक आई एम अ फार्मर और मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है। मैंने सोचा कि मैं उस पूरी जमीन पे वीट ग्रो कर लेता हूं, पूरी जमीन पे वीट ग्रो कर लेता हूं। अब सर वीट ग्रो हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छी फसल ना आ पाई तो मेरा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार वीट से अच्छा मैं कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर लेता हूं, शायद इसमें अच्छी कमाई हो जाए। तो पूरी जमीन पे अगर मैं वेजिटेबल्स ग्रो कर दूंगा तब भी अगर फसल खराब हो गई तो रिस्क है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर लूं कि आधी जमीन पे अपनी वीट ग्रो कर लूं, आधी जमीन पे वेजिटेबल्स ग्रो कर लूं। अच्छा आइडिया लगा। या ऐसा कर सकता हूं कि 80% पे वीट, 20% पे वेजिटेबल्स, या 70 पे वीट, 30 पे वेजिटेबल, 60 वीट 40 वेजिटेबल, 40 वीट 60 वेजिटेबल। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा कर्व है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं किस चीज के, प्रोडक्शन के। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब बच्चे ग्राफ ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के। अब सर यहाँ पे 2 गुड्स ही क्यों लिए? आप तो 3 चीजें भी लगा सकते थे, 4 भी लगा सकते थे, 5 भी लगा सकते थे। बच्चा लगा तो मैं सब कुछ सकता हूँ, लेकिन कर्व पे तो मेरे पास 2 ही एक्सिस है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो आपको समझाने के लिए मुझे 2 ही लेने पड़ेंगे गुड्स। तो यहाँ पे कितने लेते हैं? 2 गुड्स लेते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सही हो गया। ऑल्टरनेटिवली पीपीएफ इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस। लोकस का मतलब आप जब ज्वाइन करते हो उसको, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो एक ऐसा कर्व है बेसिकली जो क्या दिखाएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाएगा जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 2 गुड्स के गिवन रिसोर्सेज के साथ और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक हो गया? डन सर, समझ में आ गया। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी बेटा। एजम्पशंस एग्जाम में जरूर लिख के आने हैं। एजम्पशंस नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो इफ यू वांट फुल मार्क्स तो एजम्पशन जरूर लिखना। सर सबसे पहला एजम्पशन क्या है? द फर्स्ट एजम्पशन इज जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है, लेकिन इनको आप ट्रांसफर कर सकते हो वन यूज से अनदर में। देखो अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। हमें एक रिसोर्सेज के साथ कर्व बनाना है कि अगर मेरे पास 1 एकड़ लैंड है तो 1 एकड़ पे ही बनेगा। मेरे पास अगर 20 रॉ मटेरियल है या 20 लेबर है तो 20 लेबर से ही पूरा कर्व बनाना है। रिसोर्सेज फिक्स्ड है, लेकिन आप इनके यूजेस को चेंज कर सकते हो एक से दूसरे में। ठीक है। दूसरा assumption, आप सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हो। मैंने बोला ना एक्सेस 2 हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना तो कई सारे सकता हूं, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 2 ही बन रहे हैं। तीसरा assumption, मैंने अपने सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज कर लिए, यानी उनसे और फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। चौथा assumption, resources are not equally efficient in production of all the products, so when resources are transferred from production of one good to another the productivity decreases। इसका मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो resources हैं वो बस ये 2 ही goods बहुत अच्छे से बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाएंगे। इसके बाद लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं करनी है। ठीक हो गया बेटा। तो ये कुछ रिसोर्सेज, कुछ assumptions हैं जो हमें मान के चलने हैं।
नेक्स्ट, अब देखो, अब हम एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है सर। ये टेबल कैसी है? वही दो गुड्स की टेबल है, सही है। अब देखो, हमने जो दो गुड्स लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं? एक तो गन्स ली हैं और एक बटर लिया है, कि हमारी इकोनॉमी में गन्स बन रही हैं और बटर बन रहा है। अब सर ये तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया। आप व्हीट राइस ले सकते थे, व्हीट वेजिटेबल ले सकते थे, कुछ खाने पीने का ले सकते थे, ये गन के साथ बटर। गन्स क्यों बना रहे हैं? देखो एक्चुअली में जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो उस टाइम पे वॉर का पीरियड चल रहा था, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, अब ये चीज़ कोई बताएगा नहीं, ना कहीं किताब में लिखा होगा, तो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है इतना कुछ पता करने के लिए। तो उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या तो वॉर गुड्स थे या फिर नेसेसिटीज़ थी। तो नेसेसिटीज़ के नाम पे ज़्यादातर लोग ब्रेड बटर कंज्यूम करते थे। बस जब वॉर होता है तो रोटी वोटी बनाने का भी मौका नहीं होता, बस इमीडिएटली लो और कंज्यूम करो। तो या तो गन्स बन रहे थे या फिर बटर कंज्यूम हो रहा था, तो इसीलिए दो गुड्स वो लिए हैं जो बहुत इसेंशियल हैं हमारे लिए, ठीक है। अच्छा सर, अब देखो ये टेबल कैसे बनानी है? देखो रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मेरे पास ज़मीन लिमिटेड ही है। अगर एक चीज़ बढ़ाऊंगा तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। अगर वीट में 60% ऑफ द लैंड से 70% ऑफ द लैंड पे करता हूँ तो फिर वेजिटेबल भी 40 से 30 पे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे, ये बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5 6, और ये कम होता जा रहा है 21 20 18 15 11 6 0, कम होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है? तो एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। ध्यान रखना, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं, जब हम इको पढ़ते हैं ना बेटा, तो दो गुड्स के बीच में दो तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है, या तो डायरेक्ट या इनवर्स। सर इनवर्स किसको बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं एक बढ़ा दूसरा कम हो गया, एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया, इसको बोलते हैं इनवर्स। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशनशिप चलना। डायरेक्ट क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में चलना, कि एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हुआ दूसरा भी कम हो रहा है, ये होता है सेम डायरेक्शन में चलना। तो बेटा अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज सेम डायरेक्शन में चलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कर्व बना के दिखाता हूं मैं आपको छोटा सा, x 0 या ओरिजिन और y, ठीक है। मैं ले रहा हूं कि ये मेरी इनकम है, 100 200 300, ये मेरी इनकम है, और इधर मैं ले रहा हूँ अपना एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है 50 100 150। तो देखो एक इंडिविजुअल की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ता है। तो इनकम मेरी 100 थी तो खर्चा 50 था, इनकम 200 हुई तो खर्चा 100 हो गया, इनकम 300 हुई तो खर्चा 150 हो गया। देखो दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो देखो जब 100 थी तो 50, 200 हुई तो 100, 300 हुई तो 150। तो देखो दोनों जब भी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड। तो पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। और जब भी इनवर्स हो, सर इनवर्स का मतलब कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो सर इसमें क्या होगा? आओ ये भी तुम्हें बताता हूं। इसमें आप एग्जांपल ले लो प्राइस और डिमांड का, ठीक है। यहां ले लेता हूं मैं प्राइस 10 20, और इधर हम डिमांड ले लेते हैं 100 200। तो मैं मान रहा हूं कि प्राइस जब 10 था तो डिमांड 200 थी, जैसे ही 20 हुआ तो डिमांड 100 हो जाएगी। तो देखो 10 था तो डिमांड 200 थी, जैसे ही 20 हुआ तो 100 हो जाएगी, है ना। तो देखो कर्व इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो कभी भी आपको लगे कि इनवर्स रिलेशन है तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड। ऑलवेज पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी इनवर्स रिलेशन होगा कर्व नीचे की तरफ जाएगा, जब भी पॉजिटिव रिलेशन होगा कर्व ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो इसका, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो बच्चों कि यहाँ पे रिलेशनशिप इनवर्स है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो कर्व कहाँ जाएगा? सर नीचे की तरफ। तो देखो जब इसका कर्व बनेगा तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ गया, गया या नहीं गया? अच्छा, अब इस टेबल को समझने के लिए क्या करना है, ये टेबल एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे बनेगा बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 है ना भाई। यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज गन पे लगे हैं, ये 0 है। यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज बटर पे लगे हैं तो ये 0 है। सर ये बनाना कैसे है? पहले आप इसको बना लेना 0 1 2 3 4 5 6। ये तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न रहेगा आपको याद ही रहता है। फिर इसका कर देना सम,
6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 21 को यहाँ रख देना, ठीक है। फिर सामने सामने आप इस पे माइनस करते चलना। सर सामने सामने माइनस करने का क्या मतलब है? 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 6 0। तो ऐसे आपका परफेक्ट टेबल बन जाएगा। बन गया? तो आप देख रहे हो कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया? 20 गन्स 0 बटर, इसको बोला कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। फिर क्या करा? एक बटर बनाया तो गन भी एक कम हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कितने गन और कितने बटर में चेंज आया, इसको बोलते हैं बेटा ट्रायंगल को चेंज इन गन्स टू चेंज इन बटर। तो देखो गन हमारे पास एक कम हुई तो बटर एक बढ़ गया, एक कम हुई तो एक बढ़ गया, उसके बाद फिर एक बटर और बढ़ाना है। गन हमें 2 कम करनी पड़ी तो 2 गन कम हुई, एक बटर बढ़ गया, फिर एक बटर बढ़ाया तो 3 गन कम करनी पड़ी, 3 गन कम हो गई, एक बटर बढ़ गया, फिर एक बटर बढ़ाया तो 4 गन कम करनी पड़ी, 4 गन कम हो गई, एक बटर बढ़ गया। सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक ये बढ़ा के एक ये कम नहीं कर सकते क्या? बेटा अभी हमने पीछे पढ़ा था रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, एक चीज में ज्यादा अच्छे हैं, दूसरी चीज में कम अच्छे हैं, समझे? तो दोनों पे इक्वल एफिशिएंसी नहीं आ सकती, राइट? तो इसीलिए ऐसे चल रहा है, ठीक हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम ऐसे रेशो में लिखते हैं, अगर एग्जैक्ट नंबर में लिखूं कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बढ़ाने के लिए एक का सेक्रीफाइस, एक बढ़ाने के लिए 2 का सेक्रीफाइस, एक बढ़ाने के लिए 3 का सेक्रीफाइस, ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता था, मार्जिनल है कितना कितना सेक्रीफाइस करा। तो टेबल आपको बनाना आ गया, कैसे बनाया ये समझ गए। उसके बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बेसिकली आप सेक्रीफाइस लिख रहे हो, कितना कितना हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस अपॉन गेन। एक का सेक्रीफाइस एक का गेन 1, 2 का सेक्रीफाइस एक का गेन 2, 3 का सेक्रीफाइस एक का गेन 3, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज बन गई, गन्स बन गए, बटर्स बन गए, MOC आ गया, MRT आ गया। सिंपली आपको इसको प्लॉट कर देना है। जब मैंने प्लॉट किया तो कर्व कैसा निकल के आया मेरे पास, देखो ये हमारा कर्व आ गया। देखो बच्चों, इधर हमने क्या लिया है? बटर लिया है, इधर हमने क्या लिए हैं? गन्स लिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला क्या था? 21 गन्स तो 0 बटर, है ना। 21 गन्स तो 0 बटर, ये पहला हो गया। फिर गन एक कम करी, 20 कर दिया, देखो कम हुई तो नीचे की तरफ आ गया ये पॉइंट, और बटर एक बढ़ गया, इधर चला गया तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर इसमें और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, फिर इसमें और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, फिर इसमें और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, फिर और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, और अल्टीमेटली ये बिल्कुल लास्ट में बन गया। और इन सब कॉम्बिनेशन पे हम बोलते हैं हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। तो A B C D E F G ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स पे हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एज वेल एज एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं बच्चे। अगर सर कोई पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, लेट सपोज ये आ रहा है पॉइंट P, तो इसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है, ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट P। और अगर मैं बाहर चला जाऊं सर, पॉइंट R, ये होता है बच्चों अनअचीवेबल। अनअचीवेबल का मतलब है कि ये मैं यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। मेरे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन यहीं पे हो गया, इस पे A B C D E, ये मेरे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इससे ज्यादा अब मेरी 1 एकड़ लैंड पे मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर मुझे प्रोडक्शन इतना करना है तो लैंड ही बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर रिसोर्स बढ़ जाएगा तो ही मैं इधर जा पाऊंगा, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा, समझे। तो ये हमारे पास बेटा PPC का पूरा कर्व होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा जी कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। तो PPC की प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कैसा स्लोपिंग होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे की तरफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है इनवर्स रिलेशनशिप।
एक गुड बढ़ा रहे हैं तो दूसरा गुड कम करना पड़ रहा है, तो हम इसका रीजन बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। ठीक हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी आता है इसका शेप। सर इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप है बच्चों कॉनकेव। इस तरीके के शेप को हम कॉनकेव बोलते हैं, इस तरीके के शेप को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, और इस तरीके के शेप को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो इसका जो शेप है वो कॉनकेव शेप्ड है, ये कॉनकेव शेप का कर्व है बच्चों। ठीक है सर, कॉनकेव शेप के पीछे होने का क्या कारण है? देखो जो कॉनकेव शेप है इसका कारण है हमारे पास MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा इंक्रीजिंग आ रहा था। हम हर बार सेक्रीफाइस जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा था, पहले 1 2 3 4 5 और दूसरा एक ही गेन हो रहा था। तो अगर ये इंक्रीजिंग आता है तो इसका शेप इस तरीके से बनता है ना। देखो पहले कितना सेक्रीफाइस करा यहाँ पे, 1 का सेक्रीफाइस, तो ये पॉइंट बन गया। फिर कितना सेक्रीफाइस करा यहाँ पे, 2 का सेक्रीफाइस, अब ये सेक्रीफाइस 2 का हुआ। डेल्टा सेक्रीफाइस यहाँ 2 का हुआ, यहाँ कितने का था, 1 का। फिर अगली बार सेक्रीफाइस कितना करा यहाँ पे सेक्रीफाइस 3 का करा, तो 1 ही गेन करा। फिर यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा, 4 का सेक्रीफाइस, गेन 1 ही करा। फिर यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा, 5 का सेक्रीफाइस, गेन 1 ही करा। फिर यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा, 6 का सेक्रीफाइस, गेन 1 ही करा। तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो इसका ऐसे शेप बनने के पीछे ये सेक्रीफाइस ही तो है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसा सेक्रीफाइस है या नहीं? इसीलिए इसकी शेप इस तरीके से बनी, राइट। तो इसकी शेप जो कॉनकेव है उसका कारण है MRT जो कि इंक्रीजिंग है। सही है। तीसरी प्रॉपर्टी एक और होती है, या तीसरा फीचर एक और होता है कि ये शिफ्ट कर सकता है लेफ्टवर्ड राइटवर्ड। राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये होता है बेटा हमारे पास पीपीसी पूरा का पूरा, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस करें टू गेन एडिशनल यूनिट्स, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि पहले 1 का सेक्रीफाइस, 2 का सेक्रीफाइस, 3 का सेक्रीफाइस, ये MOC है। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एडिशनल को गेन करने के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। पीपीसी के केस में MOC इंक्रीजिंग होता है क्योंकि मोर एंड मोर यूनिट्स हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन अनदर यूनिट्स। MOC इंक्रीजिंग क्यों होता है? ठीक है, देखो अभी आपसे पूछा ना मैंने, सेक्रीफाइस क्यों ज्यादा करना पड़ रहा था? क्योंकि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी डिक्रीज एज दे शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जब हम रिसोर्सेज को एक से दूसरे रिसोर्स पे शिफ्ट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सेम नहीं हो सकती, वो कम होती चली जाती है। इसीलिए ये कैसे चलता है, इंक्रीजिंग चलता है। ठीक हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस पहली लाइन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, MRT क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। जब हम रेशो में लिखते हैं, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी। सर इसका मतलब MOC और MRT एक ही है? बच्चों MOC एक डेफिनेट नंबर है कि 1 2 3 4 5, और वो ये बोलता है बस कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। MRT पूरा रेशो है सेक्रीफाइस का गेन के साथ। ठीक है, तो MRT क्या है, डेल्टा गन्स अपॉन डेल्टा बटर। MRT बेसिकली स्लोप बताता है PPF का। स्लोप का मतलब जैसे मैंने बोला ना कि वो कैसा स्लोप्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और कैसी शेप है उसकी कॉनकेव। ठीक है, MRT हो चुका है। PPC की प्रॉपर्टीज बच्चों मैंने आपको बताई। PPC स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ जाता है। कारण क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है, इंक्रीजिंग MRT की वजह से। ये भी आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। देन वी हैव अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो अंदर आता है वो हमारा अंडर यूटिलाइजेशन है, और यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स अटेनेबल हैं हमारे लिए। अटेनेबल का मतलब हम इस पे आराम से पहुँच सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स, ये पीपीसी पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब अटेनेबल है। इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब अटेनेबल हैं। अटेनेबल का मतलब अचीवेबल है हमारे लिए। इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये हमारे लिए अनअचीवेबल है, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज ही इतने नहीं हैं, हम यहाँ तक नहीं जा सकते बेटा। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है।
परफेक्ट हो गया कि कौन सा अटेनेबल कौन सा अनअटेनेबल। इसके बाद आता है क्या पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो मैं आपको ये भी सारी चीज़ें बता दूं कि हम लोग ये एमआरटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एमआरटी कैसा है। तो एमआरटी अगर इंक्रीजिंग है जैसा अभी हमारे केस में आया था तो ये हमेशा कॉनकेव बनेगा बेटा। एमआरटी अगर इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव बनेगा, अपने माइंड में रखना। एमआरटी अगर डिक्रीजिंग हो जाए तो बच्चों यही कर्व कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। और अगर एमआरटी कांस्टेंट हो जाए यानी सेम हो जाए, वन का सेक्रीफाइस वन का गेन, वन का सेक्रीफाइस वन का गेन, तो यही कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए क्या पीपीसी कॉनकेव है, बिल्कुल है। क्यों? एमआरटी इंक्रीजिंग है। क्या कभी ये कॉन्वेक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अगर एमआरटी डिक्रीजिंग हो जाए। क्या कभी ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हो सकता है अगर एमआरटी कांस्टेंट हो जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है बच्चों शिफ्ट इन पीपीसी और रोटेशन इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी क्या होता है, जब पीपीसी पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए, यानी रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दोनों ही गुड्स के लिए। रोटेशन क्या होता है, जब एक साइड के हो, यानी एक गुड में बेटर होता चला जाए, उसको रोटेशन बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं शिफ्ट और रोटेशन दिखाता हूं आपको। देखो शिफ्ट किसको बोलते हैं, अगर रिसोर्सेज दोनों गुड के बढ़ जाएं, बटर के भी गन के भी, तो पूरा का पूरा राइटवर्ड चला जाएगा, ठीक है। लेफ्टवर्ड कब आएगा, जब रिसोर्सेज कम हो जाएं, तो पूरा का पूरा कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। इसको बोलते हैं पीपीसी शिफ्ट करना। रोटेशन क्या होता है, जब एक गुड में हो। एक गुड का क्या मतलब है सर, पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये कर्व समझा देता हूं। ये लास्ट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। डन सर। देखो रोटेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मैं दो गुड बना रहा हूं, एक ए है और एक बी है, एक एप्पल है एक बनाना है, ठीक है। अब रोटेशन क्या होता है कि सिर्फ एप्पल में रिसोर्सेज बेटर हो गए, एप्पल ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, तो सिर्फ एप्पल राइटवर्ड जाएगा, सिर्फ एप्पल बढ़ेगा, इधर आ जाएगा। और ऐसा हो गया अगर कि सिर्फ एप्पल में रिसोर्सेज कम हो गए, एप्पल का प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो इधर आ जाएगा। तो अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो लेफ्टवर्ड जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो इधर चला जाएगा। इसको रोटेशन बोलते हैं बच्चों। रोटेशन हमेशा एक गुड में होता है, देखो दूसरा कांस्टेंट है, ठीक है। और ऐसा ही अगर बनाना में हो जाए, ये एप्पल है ये बनाना है, अब ये कांस्टेंट है, रिसोर्स कम हो गए तो ये इधर आ जाएगा, कम हो जाएगा प्रोडक्शन, रिसोर्स बढ़ गए तो ये ऊपर चला जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। तो देखो ये रोटेशन हो रहा है। रोटेशन एक गुड में होता है सिर्फ, या तो बी में या ए में। शिफ्ट किस में होता है, शिफ्ट होता है दोनों में, कि दोनों के ही रिसोर्सेज बढ़ गए। अगर दोनों के रिसोर्सेज बढ़ गए तो पहले पीपीसी ये था, अभी ये हो जाएगा कि दोनों के रिसोर्सेज बढ़ गए। सिमिलरली दोनों के कम हो गए तो अंदर आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, इसको शिफ्ट बोलते हैं। तो बेटा पीपीसी रोटेट भी कर सकता है, पीपीसी शिफ्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज कैसे कम या ज्यादा हो रहे हैं। तो ये था बेटा जी हमारा इस यूनिट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पीपीसी से आता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बार पीपीसी आज पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है और कंप्लीट कर देना है। कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर, दैट विल बी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूनिट नंबर 2, और उसको करके तुम्हें मजा आ जाएगा क्योंकि मैं बहुत शानदार तरीके से उसको पढ़ाने वाला हूँ। और इसी तरीके से आने वाले 100 डेज में, 100 में से 3-4 दिन तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, आने वाले 90-95 डेज में हम पूरा सिलेबस बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यार, और सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।